जून 2025 मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा, आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है दोस्तों। और अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की कि मिथुन लगन वाले लोग जून 2025 में कौन से ग्रहों को शुभ और कौन से ग्रहों को अशुभ पाएंगे, तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। सूर्य से लेकर और केतु तक मिथुन लगन वाले व्यक्तियों को कौन सा ग्रह शुभ और कौन सा ग्रह अशुभ रहेगा, आज इस बात के लिए आपको अवगत कराने आया हूं। बहुत ध्यान से कुछ चीजों को समझ लेते हैं कि ग्रह जो हैं सूर्य से लेकर केतु तक या कोई भी एक ग्रह, जरूरी नहीं है कि वो उस लगन में हर भाव में ही शुभ होंगे, या ये भी जरूरी नहीं है कि वो जिसकी युति में बैठे हैं वो ग्रह के साथ उसके कॉम्बिनेशंस भी एक फ्रूटफुल हो पाएंगे। तो आज का ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि इसके अंदर मिथुन लगन वाले व्यक्ति ये लोग जानेंगे कि उनके कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ हैं। ग्रह देखिए दो तरीके से काम करते हैं, एक वो जो हमारे जन्म के ग्रह हैं और दूसरे वो जो हमारे गोचर के ग्रह हैं। कंफ्यूज मत होइए, देखिए ग्रह या तो शुभ होगा और या अशुभ होगा। अगर ग्रह जन्म का शुभ है और गोचर में भी वो शुभ है, उसका आप भरपूर फायदा उठाएं। खास तौर से अगर उसी ग्रह की स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, तो खास तौर से उस ग्रह का रत्न जरूर धारण करें। उससे संबंधित जो फूड आइटम्स हैं उनको कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा करें। उस ग्रह से संबंधित आर्टिकल्स को यूज करें, उस ग्रह से संबंधित उस रंग के कपड़ों को यूज करें। उस ग्रह की जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को सोने के टाइम पे अपना सर उस दिशा में रखकर उस ऑस्पिशियस एनर्जीज को आप जो है एब्जॉर्ब करें। हर ग्रह की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूं। जैसे सूर्य के लिए पूर्व दिशा है, जो अग्नि कोण होता है साउथ ईस्ट बोलते हैं, शुक्र का है। मंगल के लिए दक्षिण दिशा है, दक्षिण पश्चिम राहु केतु की होती है, पश्चिम दिशा शनि की है, उत्तर पश्चिम दिशा चंद्रमा की है, उत्तर दिशा जो है ये बुध ग्रह की है, और जो हमारा ईशान कोण होता है जिसे हम उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं, बृहस्पति की दिशा है। तो अगर आपके वो ग्रह गोचर में भी शुभ और जन्म के भी शुभ है और उनकी जो दशाएं भी चल रही हैं, चाहे कोई सी भी दशा चल रही हो, ऐसे टाइम में उसकी दिशा को भी टैप करके सोने के समय उस तरफ आपका सराहना होना चाहिए, और दिन के समय उस तरफ देखते हुए, जिससे हम फेसिंग डायरेक्शन बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। ग्रह जन्म का जो है वो तो शुभ है, लेकिन गोचर में वो अशुभ हो रहा है। यहां पर आपने उसका रत्न बिल्कुल नहीं धारण करना। इतना समझ लीजिए कि वो चूंकि जन्म का शुभ है और गोचर में अशुभ हो गया है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन अपनी शुभता में जरूर कमी ले आएगा, क्योंकि उस समय वो शुभ रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि एक ग्रह जो जन्म से ही अशुभ है और गोचर में अब वो शुभ चल रहा है, चाहे उसकी आपकी जीवन के अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं क्यों ना चल रही हो, भूल कर भी जो ग्रह जन्म का अशुभ है उसका रत्न धारण ना करे। उसने केवल और केवल आपको नुकसान पहुंचाना है। और जन्म का अगर अशुभ ग्रह है वो, और गोचर में भी वो किसी राशि में अशुभ हो गया, ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है, बड़ा खतरनाक। इसके लिए चेतावनी है आप लोगों के लिए कि किसी समझदार एस्ट्रोलॉजर से मिलकर उसके उस समय के लिए उपाय जरूर कर ले, क्योंकि गोचर में भी खराब, जन्म का भी खराब, और अगर गलती से उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, तब तो आपके लिए परेशानी का कारण और बड़ा बन जाएगा। तो हाँ, ये चार स्थितियां जरूर कॉम्बिनेशन याद रखिए। जन्म का शुभ, गोचर में शुभ, एक्सेप्ट करिए, उसका बेनिफिट लीजिए। जन्म का शुभ, गोचर में अशुभ,
कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए इंतजार करिए। गोचर से जब वो दूसरी राशि में परिवर्तन करके शुभ राशियों में आ जाएगा तब उसकी मौज मस्ती लीजिए। अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जन्म का शुभ है, गोचर में अशुभ है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगा। जन्म का अशुभ है, गोचर में शुभ हो गया, बहुत प्रसन्न ना हो, केवल उसकी नेगेटिविटीज में रिडक्शन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जन्म का अशुभ और गोचर में भी अशुभ, ये एक बहुत बड़ा चेतावनी का एक इंडिकेशन है। इसके लिए अपने आप को आप बिल्कुल तैयार रखिए, किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ये ग्रह आपको करवा सकता है। अब समझ लीजिए, जो ग्रह शुभ है उनके यूजुअली हम दान नहीं करते, वो चीजें बॉडी के ऊपर अडॉप्ट करते हैं, चाहे उसका वो जेमस्टोन हो, चाहे वो एक उस रंग का कपड़ा हो, उसका कोई धातु हो, उससे संबंधित कोई खाने पीने की चीज हो, उससे संबंधित दिशा हो, उसको जितना आप एब्जॉर्ब करेंगे, जितना आप अपने बॉडी के साथ उसको एक अलाइन करेंगे, उतना आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन जो ग्रह अशुभ है उस समय, चाहे वो जन्म के ही क्यों ना शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन गोचर में अगर अशुभ चल रहे हैं, उससे संबंधित आपको केवल और केवल धर्म कर्म के ही काम करने चाहिए। जैसे उस ग्रह के मंत्र जप कर सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित चीजों को अपनी बॉडी के ऊपर अडॉप्ट ना करें। जेमस्टोन का तो सवाल ही नहीं उठता। यहां पर उस रंग के कपड़े पहनने से भी अगर हो सके तो परहेज करना चाहिए, उन धातुओं का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। तो इस तरीके से हम जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रहों को एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर चोपड़ा, आप दूसरों की तरफ प्रिडिक्शंस में क्यों नहीं जाते, आप केवल शुभ और अशुभ क्यों बताते हैं? उसके पीछे लॉजिक बताता हूं। देखिए, प्रिडिक्शन तो इसलिए फेल हो जाएंगी क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी एक लगन का, चलिए कन्या लगन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब कन्या लगन के इस दुनिया के अंदर लगभग जो है वो 70 करोड़ लोग हैं। अब 70 करोड़ लोगों का कन्या लगन के अंदर एक सा उस महीने में प्रिडिक्शन हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में किसी ग्रह की अपनी महादशा चल रही है। कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए किसी की अंतरदशा दूसरी है, किसी का प्रत्यंतर दशा कुछ और है, किसी की सूक्ष्म दशा कुछ और है। जन्म क्योंकि ग्रहों के कॉम्बिनेशंस डिफरेंट है, तो शुभ और अशुभ की सीरीज इसीलिए आपके लिए स्टार्ट की गई है क्योंकि ये ज्यादा मीनिंगफुल है। आप अपने जन्म के ग्रहों से और उस साथ में चलने वाली ग्रहों की दशाओं से आप ये देख सकते हैं कि ये इस समय आपके लिए कितना बड़ा खतरा है या कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप एनकैश कर सके। इसलिए हम शुभ और अशुभ के ऊपर फोकस ज्यादा देते हैं, किसी भी और चीज के ऊपर फोकस उतना देना वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपका भी वेस्ट है वो टाइम, क्योंकि आपके प्रिडिक्शंस में वो चीजें आपके साथ होंगी नहीं। होगा तो वो जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाएं करवाएंगी। गोचर का रोल तो बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा होगा तो 15 से 20%, इससे ज्यादा नहीं। बाकी तो आपके मुख्य जो आपका फ्लो ऑफ प्लैनेट का एनर्जीज है वो ही मेजरली वर्क करेंगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रह का कॉम्बिनेशन बनाएं और उसके अकॉर्डिंग अपने उस महीने को बैलेंस करें। चर्चा करते हैं सबसे पहले हम सूर्य ग्रह से। सूर्य ग्रह 2 राशियों के अंदर इस महीने रहेंगे। सबसे पहले वो 1 तारीख से 15 तारीख तक वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे, जो बहुत शुभ रहेगा, और 15 तारीख से महीने के आखिर तक वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे, ये भी बहुत शुभ रहेगा। तो जन्म के भी अगर ये शुभ है, गोचर में भी शुभ है, तो रत्न धारण करें। और खासतौर से अगर उनकी स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है तो जरूर धारण करना चाहिए। नहीं तो सूर्य के मंत्र जप करें और सूर्य को जल दे, केवल इतना करना मात्र ही काफी रहेगा। चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा, आप ये बात समझें कि हर 2.5 दिन में लगभग अपने राशि परिवर्तन कर लेते हैं, और कोई सा भी लगन हो उसमें 12 की 12 राशियां वो एक पूरे के पूरे 1 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए हम 1 महीने में 1 बार पूर्णिमा और 1 बार अमावस्या देखते हैं।
किसी भी व्यक्ति के लिए चंद्रमा को क्लोजली ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होता जब तक कि उसके पास एक कोई पर्सनलाइज्ड एस्ट्रोलॉजर ना हो जो कि उसके लगन के अनुसार विभिन्न राशियों में उसके कैसे फल हैं उसके बारे में जानकारी दे सके। इसलिए सबसे बेहतर होता है कि हम इस व्यक्ति को यहां पर चंद्रमा से संबंधित वो उपाय बताएं जिसमें जब वो शुभ होंगे तो उनकी शुभता में और वृद्धि हो जाएगी और जब वो अशुभ होंगे तो उनकी अशुभता में कुछ कमी आ जाएगी। और वो सबसे सरल उपाय है चंद्रमा के मंत्र जप करें। दूसरा उपाय कि शिवलिंग पर जाकर दूध और जल चढ़ाकर आए, बहुत शुभ रहेगा। महामृत्युंजय के मंत्र जप करें। साथ ही साथ रात के समय दिन ढलने के बाद यानी शाम के समय आप किसी भी गरीब बूढ़ी औरत को सफेद चीजें दान कर सकते हैं। चावल, चीनी, दूध, बर्फी, खीर, कोई भी तरीके का तरल पदार्थ, लिक्विड आइटम ऐसा डोनेट करना बहुत शुभ रहेगा। किसी धार्मिक स्थल पर जाकर चावल चीनी का डोनेशन कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल चीनी का डोनेशन कर सकते हैं। ये करना बहुत शुभ रहता है। बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की, जो 1 जून से 6 जून तक कर्क राशि के अंदर रहेंगे और फिर उसके बाद सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। महीने के आखिर तक वहां रहेंगे और फॉर्चुनेटली मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के लिए ये दोनों भाव में मंगल ग्रह बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। जी हां, वो यहां पर कर्क राशि में भी और उसके बाद सिंह राशि में दोनों जगह शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो मंगल यहां पर फायदा पहुंचाएंगे। अगर जन्म के भी मंगल शुभ है, गोचर में भी शुभ है और उनका अगर कोई भी दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, तो मूंगा रतन धारण करें। नहीं तो अगर सिर्फ मंगल के रिजल्ट्स और बेटर चाहते हैं तो मंगल के मंत्र जप करें, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, हनुमान चालीसा पढ़कर सोए, केवल इतना करना मात्र काफी रहेगा। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह 3 राशियों में आपको गोचर करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले तो उनका जो गोचर है वो 1 तारीख से लेकर और 6 तारीख तक ये जो है ये वृषभ राशि में रहेगा। 6 तारीख से 22 तारीख तक मिथुन राशि में और 22 तारीख से महीने के आखिर तक कर्क राशि में। तो जो बुध का गोचर पहले वाला रहेगा वो बेहद अशुभ रहेगा। यहां पर बुध ग्रह प्योरली अशुभ रहेंगे। लेकिन 6 तारीख से 22 तारीख तक वाला जो गोचर रहेगा मिथुन राशि के अंदर बुध का, अपने ही स्वयं के लगन राशि के अंदर ही, वो बहुत शुभ रहेगा। लेकिन फिर उसके बाद जब ये दूसरे भाव में चले जाएंगे कर्क राशि के अंदर मिथुन लगन वालों की, ये वहां पर जाकर फिर अशुभ हो जाएंगे। तो बुध ग्रह जितने समय अशुभ है उस समय बुध के मंत्र जप करें, दुर्गा जी की पूजा अर्चना करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, करना बहुत जरूरी है। और जिस समय वो शुभ है और जन्म की भी अगर आपकी बुध की जो पोजीशन है वो भी शुभ है और बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, तो बुध का एक रतन पन्ना होता है, हरा पन्ना रतन धारण करना बहुत शुभ रहेगा। यहाँ पर देवी देवताओं के चरणों में हरी पत्तेदार सब्जियां चढ़ाई जा सकती हैं। दुर्गा जी के चरणों में श्रृंगार का सामान चढ़ाया जा सकता है। बुध जब अशुभ हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना बेहद शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं अब हम बृहस्पति ग्रह की, जो कि लगन में ही मिथुन राशि में गोचर करेंगे और ये बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर बृहस्पति अगर आपके जन्म के भी शुभ हैं, गोचर में भी शुभ रहेंगे काफी समय। इनकी अगर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है तो एक पुखराज रतन धारण कर लेना चाहिए और साथ ही पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा करें, पीले रंग के खाने पीने की चीजों का प्रयोग ज्यादा करें। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि चने की दाल धार्मिक स्थल पर जाकर दान करके आ जाए। केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, केले के पेड़ को जाके जल से सींच सकते हैं, वहां पर थोड़े से चने की दाल और एक हल्दी का टुकड़ा चढ़ा के आ सकते हैं। एक देसी घी का दीपक भी जलाकर अगर वहां पर थोड़ी देर बृहस्पति के मंत्र जप कर सके या सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ सके, बहुत शुभ रहेगा। शुक्र ग्रह गोचर करेंगे 1 तारीख से 29 तारीख तक कुंडली में मेष राशि के अंदर और आखिरी के 2 दिन 29 और 30 तारीख को जो उनका गोचर है वो वृषभ राशि में रहेगा और ये दोनों ही गोचर इस लगन वाले व्यक्ति के लिए बेहद शुभ रहेंगे। ऐसे में सुगंधित चीजों का प्रयोग ज्यादा करें, साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े धारण करें, शुक्र के मंत्र जप करें, लक्ष्मी माँ की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण के चरणों में खीर का भोग लगाएं,
मिश्री, डली वाली जो मिश्री होती है वो देवी देवताओं के चरणों में जाकर चढ़ाएं, ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। जन्म के भी शुक्र शुभ है, गोचर में भी शुभ है, और उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा भी चल रही है, तो एक हीरा रतन धारण करना बहुत अच्छा रहता है। शनि की बात करें तो शनि कुंडली में मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, और मीन राशि कुंडली के 10वें भाव में आती है, और ये शनि का गोचर जो अभी 29 मार्च को हुआ है, यहां पर ये अपने कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर किए हैं। ये बहुत शुभ रहेगा इस लगन वाले व्यक्तियों के लिए, और ये अपने बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर शनि की दशा के अंदर अगर आप अपने जीवन में मिथुन लगन वाले भोग रहे हैं, जन्म के भी वो शुभ है, तो नीलम रतन धारण करना यहां बहुत शुभ रहेगा। शनि के मंत्र जप करें, शनि मंदिर में शनिवार की शाम को जाकर वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 4 बत्ती वाला, ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। शनि देव के चरणों में थोड़े से साबुत काले उड़द की दाल, काले तिल चढ़ाकर आए, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं यहां पर शनि के। बात कर ले राहु की, जो कि कुंडली के 9वें भाव में कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, और ये इनका गोचर बेहद अशुभ है। यहां पर राहु के मंत्र जप करना, सरस्वती माता की पूजा करना बेहद लाभकारी रहता है। इस व्यक्ति को चाहिए कि पक्षियों को सतनाजा डाले, एक बर्तन में पानी में अपना चेहरा देख के वो पानी पक्षियों के बर्तन में डाल दें पीने के लिए, ऐसा करना बहुत शुभ रहता है। किसी भी सफाई कर्मचारी को, किसी गरीब व्यक्ति को, भिखारी को चाय की पत्ती या फिर चाय या कॉफी पाउडर डोनेट करना बहुत अच्छा रहता है। काला वस्त्र डोनेट कर सकते हैं। किसी भी मंदिर में जौ को दूध से धो के देवी देवताओं के चरणों में थोड़े थोड़े जौ चढ़ाकर आए, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। तो राहु यहां पर पूरा महीना इस लगन वाले व्यक्ति के लिए खराब रहेंगे। बात करें केतु की, और केतु के लिए मैं हमेशा बताता आया हूं कि केतु जो फंक्शन करते हैं वो जिसकी राशि में बैठते हैं, जिसके भाव में बैठते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फल देते हैं। तो अभी वो सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य के अकॉर्डिंग फल देंगे, और सूर्य पूरा महीना शुभ है, तो केतु भी बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। केतु की शुभता को और बढ़ाने के लिए गणेश भगवान की पूजा करें, गणेश भगवान के चरणों में एक मोदक या एक लड्डू चढ़ाएं, आंख मूंद के प्रार्थना करें। थोड़ी देर बाद इस भोग को जो आपने भगवान के चरणों में लगाया है, उसको प्रसाद के रूप में उठाकर भगवान से आशीर्वाद लेकर आप उसे खुद खा लें। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलेगा। शाम के समय, रात्रि के समय संभव हो सके तो सड़क के आवारा कुत्तों को दूध और ब्रेड मिक्स करके आप खिलाएं, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। इस तरीके से हमने देखा सूर्य से लेके केतु तक कौन सा ग्रह इस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है और कौन सा ग्रह इस लगन वाले व्यक्ति के लिए अशुभ है। इसको आप अपने जन्म के शुभ और अशुभ ग्रहों के साथ कंपेयर करके चेक करें, और उसी के अनुसार अपने पूरे के पूरे महीने की रेमेडीज और जो भी आपकी एक्टिविटीज मेजरली होनी है उसको आप प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि कोई भी मेरा वीडियो चैनल पर अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।